हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन ए। और अगर आपको गाला पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो वो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और बात करें गाला की तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब उसको सॉल्व जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए आपका होता है 24 मार्क्स का और आपका टारगेट है कि आपको 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करना है। सेक्शन ए में एक भी मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। पहला है रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो। तो 1 की बात करें, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर आता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हमको मिल गया 2। फिर आता है 3 भी प्राइम नंबर है। फिर है 4 के दो से ज्यादा फैक्टर्स है क्योंकि 1, 2 और 4 की टेबल में वो आता है, तो इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। अब हमको यहाँ पर पूछा है इनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो 4 और 2, इनके एलसीएम की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। एलसीएम के लिए जब तक 1 1 नहीं आ जाता हम तब तक करते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि 4। फिर एचसीएफ की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आगे यहाँ पर 2 है पर इधर 1 है ना, तो यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा पर ये नहीं, तो इधर पे रुक जाएंगे। तो इनका जो HCF है वो कितना आया? 2। तो LCM और HCF का रेशियो, LCM है 4, HCF है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2:1 आया रेशियो। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 2:1। डन है। चलो फिर है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो कोएफिशिएंट है वो क्या है। तो 5a है, -26b है और आखिरी वाला जो नंबर होता है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं तो वो हो जाएगा c। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जीरोस यानी कि एक अल्फा और एक बीटा, तो वो दोनों रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो क्योंकि डिवाइड में है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1। अब फॉर्मूला लगा दो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a इक्वल्स टू 1। a यहाँ चला गया तो ये हो गया c इज इक्वल्स टू a। सीधी आपको वैल्यूज नहीं रख देनी है, जब तक ये ऐसे ही सॉल्व होता है तब तक करो, फिर एकदम इजी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आया? c इज इक्वल्स टू a। अब c क्या है आपका? 2m-13, तो 2m-13 इज इक्वल्स टू a क्या है? 5। अब 13 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 + 13 कितना होता है? 18 होता है। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। m की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गाला में जो ऑप्शन है वो है 6 5 3 7। ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर क्या है? 9, ठीक है। एक मिस्टेक है, आप नोट कर लेना। फिर इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 3x + 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल्स टू 0, ये पैरेलल लाइंस का ग्राफ है। अब बताओ पैरेलल लाइंस कब बनती है? जब उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, है ना। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कोएफिशिएंट का रेशियो बन रहा है तब हम कहेंगे कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही ओवरलैप करेंगी, तो वो हो जाएंगी पैरेलल लाइंस जो कभी मिलती नहीं है। तो पैरेलल लाइन से इतना समझ में आ गया कि नो सॉल्यूशन वाला हमको जो रेशियो है वो लिखना है। तो क्या होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ऐसी इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ये हो गया a1, ये b1, 2k हमारा b1 होगा। और यहाँ पर बात करें तो ये a2 और ये b2। c की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको k की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1/a2 3/2 इज इक्वल्स टू b1/b2 2k/5, ठीक है। अब यहां पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा
ओके, फिर 2 ऑलरेडी नीचे है, ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू k। तो ये आया 3 5 15 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू k। पॉइंट में आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 4 3 से कितना होता है 12 होता है, कितना आएगा 30, फिर 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20। तो k की वैल्यू आई 3.75। क्या आई 3.75। अच्छा, फ्रैक्शन में ही देके रखा है तो 15/4, यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी 15/4 इज योर करेक्ट आंसर। डन है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस देके रखा था, इसलिए हमको पता चला कि ये वाला रेशियो यूज करना है। तो 3/2 इक्वल्स टू 2k/5, 3 5 15 हो गया, ये 2 नीचे आ गया, 2 2 4, 15/4। चलो नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट जो है इस इक्वेशन का वो है 81। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो d इक्वल्स टू 81, d का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पर 2 है a, b है 5 और c है हमारा -k। साइन के साथ हम कोएफिशिएंट को उठाते हैं, तो ये हो जाएगा 5² -4, a है 2 और c की वैल्यू क्या है -k इक्वल्स टू 81। 5 5 25 माइनस 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 8 k हो गया इक्वल्स टू 81। नाउ 8k इज इक्वल्स टू 81, 25 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 81 - 25 तो 11 - 5 होता है 6 और 7 - 2 होता है 5। k इज इक्वल्स टू 56/8। तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। डन। k इज इक्वल्स टू 7, प्लस का 7। साइन में मिस्टेक मत करना, है ना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए साइन के साथ हम कोएफिशिएंट को उठाते हैं। k इज इक्वल्स टू 7। नाउ नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC, पॉइंट्स M and N lie on AB and AC रिस्पेक्टिवली। चलो बना देते हैं इसको हम पहले। ट्राइंगल ABC, M और N AB और AC पर है, तो यहाँ पर है M और यहाँ पर है N, सच दैट कि MN इज पैरेलल टू BC। MN जो है वो इसके पैरेलल है। ओके, AM x+1 है, ये x+1 है, MB x है, फिर AN 3x - 3 है और NC 4x - 10 है। डन इतना। तो अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो ये कौन सी थ्योरम हो गई हमारी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर कोई ट्राइंगल में एक लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल हो तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC। अब AM कितना है x+1 अपॉन MB है x इज इक्वल्स टू AN 3x - 3 अपॉन NC है 4x - 10। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो x+1 और ये 4x - 10 इज इक्वल्स टू यहाँ 3x इंटू एक्स 3x² माइनस 3x इंटू 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x। अब एक एक करके पहले x को करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 10x, फिर 1 को करो तो प्लस 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x। अब 3x² यहाँ आ जाएगा तो 4 - 3x² क्या हो जाएगा x², देन माइनस 3x यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा -7x। ओके, फिर नंबर्स अपने पास बचे। अच्छा, यहाँ पे प्लस 4x भी है तो -7x प्लस 4x कितना हो जाएगा माइनस का 3x। देन नंबर क्या है, सिर्फ एक ही है -10 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो 10 × 1 क्या होता है 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर माइनस का 3 आए,
10 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करने पर माइनस का 3 है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है ना, और 5 माइनस 2 3 भी होता है, लेकिन हमको माइनस का 3 चाहिए, तो -5 में और +2 में, ठीक है, ग्रेटर का साइन लगता है इसलिए हम -5 में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x² -5x + 2x -10 = 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x - 5, इधर कॉमन आएगा प्लस का 2, अंदर बचेगा x - 5 = 0। एक ब्रैकेट हो गया x + 2, दूसरा हो गया x - 5 = 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x = -2 और ये हो जाएगा x = 5। थोड़ा सा लेंथी था, एमसीक्यू के हिसाब से फर्स्ट स्टैंडर्ड है, तो ये क्वेश्चंस रहेंगे, इजी होंगे लेकिन बस लेंथी है। तो x की वैल्यू -2 हो नहीं सकती, तो x = 5 तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि कभी भी कोई लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x -2 पॉसिबल नहीं है, तो दूसरी वैल्यू क्या आई 5, देयरफॉर x = 5, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन है, चलो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑल्टरनेटिव इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दो, ये मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इनका डिस्टेंस ऑलरेडी दे के रखा है, तो हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 4√2 इक्वल्स टू √x2 क्या है A, तो A -5 तो हो जाएगा A + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A + 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 4√2। डन। नाउ अब हमको यहाँ से रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचा A + 5 का होल स्क्वायर और 4 4 = 16 प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 = 16। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो 4 4 = 16 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 16 2 हो जाएगा 32। अब 16 इधर पे ले आओ, तो 32 - 16 कितना होता है 16 होता है। इसको खोल दो A + B का होल स्क्वायर, तो A² + 2AB 2 × A × 5 तो हो जाएगा 10A प्लस B² यानी कि 5 5 = 25 ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, फिर उसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, ये A² पॉजिटिव इसको यही रखते हैं, 16 को वहाँ ले जाते हैं, तो A² + 10A A² + 10A देखो +25 - 16 +25 - 16 तो क्या आएगा प्लस का 9 = 0। नाउ 9 1 = 9, 9 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने पर 10 आए, तो 9 1 = 9 और 9 + 1 होता है 10, तो +9A + A + 9 = 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इधर A कॉमन है, तो अंदर बचा A + 9, यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1, तो A + 9 = 0। A + 9 और A + 1 = 0, A + 9 = 0 करेंगे, फिर A + 1 = 0, यहाँ A की वैल्यू आ जाएगी -9 और यहाँ A की वैल्यू आ जाएगी -1। तो दो वैल्यूज आई, या तो -9 या तो -1, पर ऑप्शन में हमारे पास -9 नहीं है, तो अपना आंसर होगा -1। ठीक है, क्लियर है। क्या किया यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया, उसके बाद डिस्टेंस हमको ऑलरेडी गिवन था, रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया, फिर सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने उसको सॉल्व किया, तो दो आंसर आते हैं, एक -9 -1, -9 था नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा -1। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है 2 × 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पर 10 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए और जो आइडेंटिटीज है वो भी, तभी सॉल्व कर पाओगे, है बहुत इजी, बस वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो 10 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3, ओके, होल डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30,
तो 1/√3 का स्क्वायर, ओके। तो 2 × 1 2/√3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। नाउ 2/√3 अपॉन एलसीएम ले लो, 3 × 1 = 3 + 1 हो जाएगा 4/√3। तो 2/√3 सॉरी 4/3, तो 2/√3 और 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या आया 3/2√3, ठीक है, 3/2√3। अब यहाँ पर ऐसा तो कोई आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो √3 है इसको कैसे लिख सकते हो। अब ऐसा तो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, है ना। √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ऐसे लिख लिया, डिवाइड बाय 2√3। तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, और अब हमारे पास बचा √3/2। क्या बचा, √3/2, इसलिए सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ व्हाट। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो टच करती है सर्कल को, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। डन। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। The hour hand of a clock subtends an angle of measure dash during 1 minute। अब यहाँ पर बात की गई है किसकी, आर हैंड की, है ना। आर हैंड की अगर हम बात करें तो समझो, जो आर हैंड है वो पूरे 12 घंटे में एक सर्कल पूरा करती है। 12 से शुरू हुआ, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे करके 12 बजेंगे नेक्स्ट, तब जाके पूरा उसका 360 डिग्री होता है। तो 12 घंटे में आर हैंड 360 डिग्री घूमता है ना। 12 घंटे में आर हैंड 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे में क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिवाइड बाय 12, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36 और 0, तो कितना आया 30 डिग्री। 1 घंटे में आर हैंड 30 डिग्री मूव करता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करता है, 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करता है। तो हमको यहाँ पे पूछा है आर हैंड सबस्टेंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये कितना करेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 नीचे आएगा, कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2, जिसको हम क्या बोलेंगे 0.5, ठीक है। तो अपना आंसर है 0.5 डिग्री। ध्यान रखना, आर हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात नहीं हो रही है। मिनट हैंड तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाता है 1 घंटे में, लेकिन आर हैंड 12 घंटे में 360 घूमेगा, तो 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो हम 30/60 कर देंगे, तो 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री मूव करेगा 1 मिनट में। ओके, चलो नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस पाई यूनिट इज, यहाँ पे सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही पूछा है। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये तो वैसे भी अगर याद ना हो तो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे raised-4 है या तो raised-4 है। तो जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है ना, क्यूब यूनिट, पर इधर पे तो 4 है, तो आंसर इज 4/3 πr³। नाउ द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स द मोड बाय 18। जैसा स्टेटमेंट बोला है पहला उसको हम लिखते हैं, मीन यानी कि x बार ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट्स मोड बाय 18। जो मीन है वो मोड से 18 ज्यादा है, ठीक है, जो मीन है वो मोड से 18 ज्यादा है। तो हमको ये फाइंड करना है कि मीन मीडियन से कितना ज्यादा होगा, ये फाइंड करना है। क्या दिया है कि मीन मोड से 18 ज्यादा है, तो मीन मीडियन से कितना ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, z = 3m - 2 मीन। ओके, अब इधर पर क्वेश्चन में
जो हमको रिलेशन पूछा है वो मीन और मीडियन का है, जहां पर z की यानी कि मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले इक्वेशन से हम मोड को, अगर हमको मोड सब्जेक्ट बनाना हो तो 18 यहाँ आ जाएगा, तो z हो जाएगा x बार माइनस 18। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे z की ज़रूरत नहीं है, हमको मीडियन और मीन का रिलेशन बताना है। तो पहली इक्वेशन से 18 यहाँ हो जाएगा माइनस, तो x बार माइनस 18 क्या हो जाएगा? z। तो z की जगह हम रख देंगे x बार माइनस 18 इक्वल्स 3m माइनस 2m। डन है। नाउ माइनस 2 मीन इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो मीन प्लस 2 मीन कितना हो जाएगा? 3 मीन। 3 मीन यानी कि 3x बार, इधर आ जाएगा 3m और माइनस 18 में आ जाएगा तो प्लस का 18। डन। नाउ 3x बार इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकालेंगे, इधर बचा m और 3 6 होता है 18। नाउ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा m प्लस 6, ये कैंसिल, तो मीन इज इक्वल्स टू m प्लस 6। जो हमको चाहिए था वो आ गया कि जो मीन है वो मीडियन से, जो मीन है वो मीडियन से 6 यूनिट ज़्यादा होगा। कितना? 6 ज़्यादा होगा। तो आंसर इज ऑप्शन तीसरा वाला 6। डन। चलो नेक्स्ट। State whether the following statements are true or false. Sum of probabilities of all primary elementary events is 1. तो एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो इसलिए ये क्या है? ट्रू। द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि ओवरलैप, और ओवरलैप कब करते हैं? जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में सारे रेशियोज एक होते हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा 7x प्लस 10y इक्वल्स टू 16, और इधर पर हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें आएगा 7, तो ऊपर भी इंटू 7, तो 3 7 21 x माइनस 30y, ठीक है, इक्वल्स टू 78/7, इसका एलसीएम 7 है और यहाँ पर है 48/7, तो दोनों ही साइड डिनोमिनेटर में 7 है, तो वो हो जाएगा कैंसिल। दूसरी इक्वेशन हमारी बनी 21x माइनस 30y इक्वल्स टू 48। क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम रेशियोज देखेंगे। a1/a2, तो 7/21, फिर b1/b2 10/-30, फिर c1/c2 तो 16/48, 7 3 21, 10 3 30, 16 3 48, क्या आया? 1/3, -1/3 और 1/3। क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला ही जो है वो नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यहाँ आएगा यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइन नहीं बनती, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये +1/3 है और ये -1/3 है, दोनों ही अलग होंगे, तो नॉट इक्वल्स टू। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला है c/a, तो बस यहाँ पर c क्या है? a b c, c है -14 और a की वैल्यू क्या है? 5, तो -14/5 आना चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ -14 है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। डन। चलो, अ सर्कल हैज अ सेंटर एट द ओरिजिन, एक सर्कल है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि 0 0 होगा। एक पॉइंट है P जो उस पर लाई कर रहा है, तो सर्कल पर लाई कर रहा है पॉइंट P जिसकी कोऑर्डिनेट है 5 0। देन द पॉइंट Q3 लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करो कि पता चले पॉइंट P जो सर्कल पर है ना, पॉइंट P जो सर्कल पर है उसका और सेंटर से कितनी दूर पर है, यानी कि तो रेडियस ही हो गया। सर्कल पर सेंटर से कोई भी लाइन बनाओ तो वो हो जाएगा रेडियस। अच्छा, इसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्टेंस, है ना। तो लेकिन जब भी हमको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? d = √x² +
वाई स्क्वायर, है ना। तो x और y, तो 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 5 5 25, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है वो कितना है 5 है। क्लियर है। अच्छा अब ना एक पॉइंट है Q, कहाँ पर है वो हमको चेक करना है। यहाँ बोल रहे हैं कि पॉइंट Q जो है वो अंदर है। एक बात बताओ, अगर पॉइंट Q सर्कल के अंदर होगा तो ओरिजिन और उस पॉइंट का डिस्टेंस 5 से कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि सर्कल का और ओरिजिन ये जो पॉइंट है इतना डिस्टेंस तो 5 है, यानी कि जो रेडियस है वो 5 है। अगर पॉइंट Q सर्कल के अंदर हुआ तो उसका और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो 5 से कम होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अगेन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस बार ओरिजिन तो 0 0 है और पॉइंट Q जो है वो है 3 और 4, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना होगा 25। तो इसका भी क्या आया 5। पॉइंट Q और ओरिजिन उसका भी डिस्टेंस 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट Q है ना वो भी सर्कल पर ही है। पॉइंट Q इज ऑल्सो ऑन द सर्कल, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इट लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पॉइंट Q और ओरिजिन का डिस्टेंस भी उतना है जितना पॉइंट P और ओरिजिन का था, है ना। तो इस वजह से जो पॉइंट Q है वो अंदर नहीं लाई कर सकता, वो उस सर्कल पर ही होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब ये जो 5 रुपी कॉइन है ये है सिलेंडर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस r, बस इतना लिखना है, 2 पाई r h प्लस r TSA ऑफ सिलेंडर। देन मीडियन जो है इस ऑब्जर्वेशन का वो 20 है, तो x फाइंड करो। तो मीडियन यानी कि m इज इक्वल्स टू n+1/2, काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 1/2 7/2 3.5, 3.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 के बाद क्या आता है 4, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मैं ये चलो लिख देती हूँ, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन है 17, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है x डिवाइड बाय 2, और इनका मीडियन हमको दे के रखा है इस 20। 2 इधर लाओ, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 17 प्लस x। 40 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 20 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 23।
डन। मीडियन हमको देके रखा था तो हमने n+1/2 करके थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2, और 40 माइनस 17 होता है 23, तो इसका आंसर हो गया 23। फिर 72 और किसका 225 का एलसीएम फाइंड करना है। 72 और 225 एलसीएम कब तक करते हैं, जब तक 1 1 ना आ जाए। तो ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अभी भी एज इट इज़। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू फिर 3 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा कितना होता है 75। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 75, 2 ज़ा 10 11 12, 28 7 2 ज़ा 14 15 16, 0 6 7 8 1, 1800। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आया 1800। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगी, अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगी। अब डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 5 ज़ा 10, 10x प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब उसको वहाँ ले जाते हैं, सब चीज़ों को वहाँ ले जाते हैं तो उधर 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ओके, फिर 2x माइनस 10 वहाँ होगा प्लस 10, तो 2x प्लस 10x 12x, और प्लस 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो डिग्री है यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो ग्राफ ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा इसका ग्राफ, तो वो हमको कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो उस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस इक्वेशन के 2 अलग अलग जीरोस होंगे, हाँ। और अगर d नेगेटिव आया यानी कि लेस देन 0 आया तो उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो दोनों ही जगह पर हम d फाइंड कर लेते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 6 4 से कितना होता है 24, 1। d इज इक्वल्स टू 1, यानी कि d आया हमारा ग्रेटर देन 0, और जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि अलग अलग होंगे रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो पहले का आंसर हो गया बी, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, क्योंकि जो d है वो 0 से बड़ा आया तो ये क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग 2 रूट्स होंगे, एक 5 3 इस तरीके से 2 अलग अलग रूट्स होंगे। तो इसका ग्राफ 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। फिर दूसरा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16, d क्या आया 0। जब d 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड 2 रूट्स तो होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे, जैसे 2 2 4 4 5 5 2 रूट्स है लेकिन दोनों ही इक्वल हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर पाएगा, क्योंकि दोनों रूट्स उसी पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। लेकिन अगर ये लेस देन 0 या नेगेटिव आ जाता हमारा d, तो इसका आंसर होगा कि इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरोज ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 जीरोज है, दोनों इक्वल है, इसलिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट है साइन 30 इंटू कॉस 60।
अगेन ट्रिगो टेबल याद होगी तो फटाक से आंसर आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 1/2 होता है। ये हो गया 1/4, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/4। फिर साइन 30 1/2, ओके, और कॉसेक 30 होता है 2। साइन का रेसिप्रोकल ही कॉसेक होता है, तो साइन 30 कॉस 30 एक ही है, तो रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो ये होगा 2। इसका आंसर आया 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 3 का सेक्शन ए स्टैंडर्ड मैथ्स का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 4 का सेक्शन ए। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।